नमस्कार। इस वीडियो में सभी का स्वागत है। और इससे पहली वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.3 10वीं कक्षा की फिर हमने जो इसमें 8 सवाल कर लिए थे और अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। कितने घंटों में भर सकते हैं? बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। दो नल हैं हमारे, एक नल हमारा ये है और एक ये है। ठीक, ये जो है हमारा छोटे व्यास वाला नल है। छोटे व्यास, मान लिया हमने एक नल तो ओरिजिनल नहीं बनाया है सही से। छोटे व्यास वाला नल और ये बड़े व्यास वाला नल, ये कोई हौज है। ठीक, ये कोई हमारी हौज है। अब उसने ये बताया कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को, ये दोनों एक साथ अगर भरेंगे इसको, ये और ये दोनों एक साथ भरेंगे तो ये 9 सही 3/8 घंटे में भर देंगे इसको। ठीक, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। अगर ये 10 घंटे कम लेता है बड़े व्यास वाला इससे, मान लीजिए अगर 1 घंटे में भर देगा इसको। ठीक, अगर ये 1 घंटे में भर देगा तो ये 10 घंटे और कम में भरेगा, x - 10 में भरेगा। ठीक, अब रही बात के आगे के भरने की। अगर ये जो है इस हौज को मान लिया 1 घंटे में पूरा भर रहा है, ये वाला नल छोटे व्यास वाला नल इस हौज को अकेला अगर भरेगा तो ये 1 घंटे में भर देगा। ठीक, तो 1 घंटे में कितना समय लेगा ये? फिर 1 घंटे में ये समय लेगा 1/x। वो कैसे, मैं ये बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये कोई इतने क्षेत्र में काम है कोई। ठीक, इतने क्षेत्र में काम है कोई, तो इसे आप 6 घंटे में पूरा कर रहे हैं। अगर आप इसे 6 घंटे में पूरा कर रहे हैं, यह मान लो 4 घंटे में पूरा कर रहे हैं, तो 4 घंटे में आप इसे पूरा कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना कर देंगे? मान लो इसके 4 भाग कर देंगे, 4 भाग कर देंगे मैंने। आप इसको पूरे को जो है 4 घंटे में पूरा कर रहे हैं इस काम को। ठीक, तो 1 घंटे में कितना भाग पूरा करेंगे? 4 भाग बना दिए तो 4 घंटे में पूरा करेंगे, तो एक भाग कितना 1 घंटे में पूरा करेंगे? नहीं, आप एक भाग 1 घंटे में पूरा करेंगे। तो 1 घंटे में कितना कार्य कर रहे हैं आप? 4 भाग थे टोटल 4 में से आप कितना भाग पूरा कर रहे हैं? 1, तो 1/4 भाग हो गया। तो कहने का मतलब है जितना आप ये पूरा कार्य करने में कितना समय लग रहा है आपको? 4 घंटे। अगर आप 1 घंटे में करोगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/4। ठीक है, शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, माना हमने इसको मैंने मिटा दिया। माना छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे का समय लेता है। x घंटे का समय लेता है। मान लिया हमने कि छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में 1 घंटे का समय लेता है, तो इसलिए अब क्या हो, 1 घंटे में
एक घंटे में कितना भाग भरेगा वो? एक घंटे में भरेगा वो 1/x भाग, 1/x भाग। और बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल उसी हौज को भरने में कितना कम समय ले रहा है इससे? x-10 घंटे का समय लेता है, घंटे का समय लेता है। तो वो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा? 1 घंटे में कितना भाग भरेगा वो? ठीक, इतने भाग को भर देगा वो। अब दोनों नल एक साथ अगर उसको भरेंगे तो कितना समय ले रहे थे? दोनों नल उसको हौज को, ठीक, दोनों नल हौज को एक साथ भरेंगे, तो कितना घंटे का समय ले रहे हैं वो? 9 सही 3/8 घंटे, अर्थात 8×9 72 और 3 75/8 घंटे। ठीक, तो दोनों नल एक हौज को एक साथ भर रहे हैं तो इतने घंटे का समय ले रहा है, 75/8 घंटे। अगर दोनों नल 1 घंटे में हौज को भरें, दोनों नल एक साथ, दोनों नल हौज को एक साथ 1 घंटे में भरें तो 1 घंटे में अगर वो भरेंगे कितने? 1/75/8। ठीक है नहीं, वही कंसेप्ट है कि पूरा जो काम अगर हम 8 घंटे में कर रहे हैं पूरा काम, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे हम? 1/x। ठीक, इतना भाग। दोनों मिलकर कितना भरे थे हौज को? दोनों मिलकर जो है एक साथ भरे थे इतने घंटे में, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1/75। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 8/75। ये 8 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ नीचे 2 बटे हैं तो 8/75 घंटे। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार ले लेंगे हम। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो कि हमें अलग अलग काम बताना है कि अलग अलग कितने घंटे में भर देगा। तो मैंने क्या कहा, 1 घंटे में, इसका 1 घंटे का काम, और इसका भी बड़े जो नल है बड़े व्यास वाला, उसका 1 घंटा काम, दोनों को जोड़ के बराबर दोनों का 1 घंटा काम। तो हम इसको हल कर देंगे। देखो प्रश्नानुसार है हमारा, छोटे व्यास वाले नल का 1 घंटे का काम प्लस बड़े व्यास वाले नल का 1 घंटे का काम बराबर होगा क्या? दोनों नलों का 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम, दोनों नलों का 1 घंटे का काम। छोटे व्यास वाले नल का 1 घंटा का काम कितना था? 1/x भाग था। बड़े व्यास वाले का क्या था? x-10। और दोनों नलों का 1 घंटा काम कितना था? 1/75/8। ठीक, तब हमने क्या किया, 8 ऊपर पहुंच गया था तो 75। तो ये आगे हमारा इन दोनों में क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों में जब एलसीएम लेते हैं
एक्स माइनस 10। तो ये कट गया तो ये एक्स माइनस 10 की 1 से गुणा हो गई एक्स माइनस 10 प्लस एक्स माइनस 10 से 10 कट गया तो एक्स की इधर गुणा हो गया एक्स। ठीक, तो अब क्या है कि ये कितना हो गया एक्स और एक्स 2x और बटे एक्स माइनस 10 और बराबर 8/75। ठीक, तो ये 2 चौक 8 तो 4 ये ऐसे कट जाता है। तो ये एक्स है, ये हमारा एक्स भी यहाँ कट गया। तो ये आ गया हमारा क्या, इतना हमने यहाँ कर लिया। तो ये हमारा 1/, और सॉरी ये अभी 10 भी था हमारा, ये नहीं कटा है, ये 2x और 2x माइनस 10 और ये 10 छूट गया था। तो ये अब हमारा एक्स स्क्वायर इसकी गुणा कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो अब दो कॉमन ले लेंगे, ऐसे 2 कॉमन जब हम लेंगे तो यहाँ कट जाएगा, मगर 2 कॉमन लेना पड़ा, 2 कॉमन लेते हैं एक्स बचेगा यहाँ 5, 2 15 10, तब कट जाएगा ये 2 से ये वाला 2 से 5 अब कट जाएगा। तो ये बचा क्या हमारा एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 और ये हमारे इधर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 10x और बराबर ये 4/75। ठीक, तो इसके हमने इधर गुणा कर दी तो हो गया 75 की इधर 75x। ठीक, और 75 के एक्स की 75 की 5 से, तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 5 7 35 2 37 4x स्क्वायर इसकी गुणा इधर माइनस 4 40x। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या है कि 4x स्क्वायर इधर रहा और ये माइनस 40x और ये इधर जाके हमारा माइनस का हो गया, माइनस का तो ये प्लस का हो गया हमारा। तो ये 375 प्लस का हो गया और ये 75 इधर जाकर माइनस का हुआ 75x। ठीक, और इधर 0 रहा तो ये 4x स्क्वायर माइनस 40x 75 और ये देखो 5 0 5 5 ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के और ये 7 4 11 तो माइनस के 115 हो गया x और ये 4x स्क्वायर और ये दोनों जुड़ गए तो ये हमारा माइनस के 115x हो गया। ठीक, और ये 375 और ये 0 मैंने लिख दिया ऐसे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको, ये हमारे द्विघात समीकरण का रूप हो गया। अब इसे क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे। तो देखिए द्विघात समीकरण का रूप हो तो a बराबर ये क्या आ गया हमारा 4 और b बराबर आ गया हमारा माइनस का 11 और c बराबर आ गया हमारा 375। ठीक, तो अब हम इसमें द्विघाती सूत्र से इसको हल करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मान में याद रखता हूँ, द्विघाती सूत्र से इसको हल करेंगे। तो द्विघाती सूत्र होता है हमारा ये, ठीक, तब इसमें हम वैल्यू रख देंगे। तो ये आगे हमारा माइनस का था, ये माइनस पहले से तो 115 प्लस का हुआ 115 का स्क्वायर माइनस के 4a का मान और c का मान और अपन 2a का मान। ठीक है, तो अब मैंने जो है 115 का जो मैं वर्ग करूँगा तो क्या आ जाएगा, 115 की 115 से गुणा होगी तो हमारी वो आएगी 13 225। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप करके देख लेंगे। और माइनस 4 चौक 16 की 375 से जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 6000। वो देखिए इस तरीके से आप गुणा कर लेंगे। 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3 और 6 सत्ते 42 और 3 45 का 5 हासिल 4 और 6 थे 18 4 22। इसको छोड़ देंगे 5 7 3 10 की 0 हासिल 1 7 2 9 10 की 0 हासिल 1 3 2 5 1 6। ठीक, तो आप इस प्रकार से कर लेंगे। तो ये अपॉन 8
अब 115 प्लस माइनस, इसमें से ये 6 घटा दिया हमने, 6000, तो ये आ गया हमारा, ठीक, और ये 8। अब जो है इसका हम क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये हम वर्गमूल निकाल लेंगे इसका, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 से काट के देख लेंगे इसको, 5 से कटता है तो, नहीं तो वर्गमूल निकालना दूसरा तरीका है एक और, जैसे मैंने यहाँ 8 से जोड़ा बनाते हैं ना, जोड़ा ऐसे जोड़ा बनाते हैं, ठीक। तो अब मैंने 8 से यहाँ गुणा किए, तो क्या हुआ, 8 8 64, 8 8 64, 9 में कैसे ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो गया, 12 में से हमारे कितने इधर ढाई लिए, 12 में 4 गए 8, तो यहाँ बचा कितना, 6, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक जोड़ा उतार लिया हमने, तो ये इसका दुगना हो जाता है 16। अब यहाँ वही रखेंगे, जो यहाँ रखेंगे वो यहाँ रखना पड़ा, और उसी से हमें गुणा भी करनी पड़ेगी, प्लस का निशान भले लगा और गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 पंजे 25 का 5, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, और 5 एकम 5 और 3 8, ठीक। तो ये कुछ नहीं बचा इधर, तो ये हमारा वर्गमूल आ गया, ठीक है। इसका वर्गमूल ऐसे निकाल देते हैं, ठीक। तो अब वर्गमूल हट जाएगा 85 और अपॉन 8। तो अब देखिए, अब जो है इसमें जो है, अगर मैं यहाँ प्लस चिन्ह लूँ और माइनस चिन्ह लूँ, तो देखिए प्लस चिन्ह लिया मैंने, तो 115 प्लस 85 बटे 8, तो ये हो गया 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9, और 1 10 का 0 हासिल 1 2, ठीक। 85 और 15 200 और 100 पहले 200, ठीक है। तो अब इसे जब मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 25 अट्ठे 200, ठीक है, नहीं 25 आ जाएगा, ये आ गया हमारा 25। और अगर माइनस लूँगा मैं 115 माइनस 85, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 8। तो ये बचेगा हमारा 15 में से जब हम घटाएंगे तो 85 को, तो देखिए 0 और ये 11 में 60 गया 3, 30 बचेगा, 30 बटे 8, तो ये आ जाएगा हमारा 30 बटे 8, या ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 सही 3 बटे 4, ठीक। तो छोटे व्यास वाले नल की बात करेंगे, एक बड़े की। अब देखिए, अब लिखते हैं, तो इसलिए छोटे व्यास वाला नल होज को भरता है कितने, 25 घंटे में भरता है, ठीक। तो अब जो है बड़े व्यास वाला कितने में भरेगा, बड़े व्यास वाला नल होज को भरता है कितने में, यानी कि x माइनस 10 था, 10 घंटे कम में भर रहे हो, तो 25 माइनस 10 तो कितने, 15 घंटे में भर देगा, ठीक। तो ये सवाल हमारा समाप्त हो गया। तो अब हम सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 है हमारा, देखिए इसे आप खुद से भी कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे, फिर भी मैं आपको इसका हिंट्स बता रहा हूँ। मैसूर और बेंगलोर के बीच, मसूर लिख रखा है इसमें, शायद मसूर ही होगा, मसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किमी यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है, तो मध्य स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, जो मध्य में ठहरी है उनका कोई समय न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा हो तो दोनों रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो एक सवारी गाड़ी है, एक सवारी गाड़ी है हमारी, और एक एक्सप्रेस एक्सप्रेस गाड़ी है, एक्सप्रेस गाड़ी, ठीक। तो इसमें क्या है, सर उसने बता दिया कि मैसूर से बेंगलोर के बीच में चल रही है, तो ये 132 किलोमीटर की दूरी कर रही थी, यात्रा कर रही है। तो सवारी गाड़ी 1 घंटे समय ले रही, इसमें सवारी गाड़ी इसमें जो 1 घंटा समय ले रही, ठीक। सवारी गाड़ी 1 घंटा समय कम लेती हो, सवारी गाड़ी 1 घंटा समय कम लेती है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करनी है।
तो हम मान लेंगे, देखो हमने मान लिया कि सवारी जो गाड़ी है उसकी चाल हमारी x, सवारी गाड़ी की चाल x, ठीक। और एक्सप्रेस गाड़ी की कितनी है, उससे अधिक है, 11, 11 अधिक है उससे, ठीक। और कुल जो दूरी हमारी वो तो 132 ही है, कुल दूरी जो हमारी 132 ही तय करनी है हमें। तो जब 132 ही तय करनी है तो सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, सवारी द्वारा गाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा इसमें, समय बराबर क्या होता है, चाल, एक सूत्र होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक, दूरी बटे समय। तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी थी हमारी 132, और समय वो चाल होगी हमारी कितनी x, इसकी सवारी गाड़ी द्वारा समय इतना लिया जाएगा। तो इसमें कितना लिया जाएगा एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा, दूरी तो वही रहेगी 132 ही, दूरी तो 132 ही रहेगी। और हमारी जो है चाल कितनी बढ़ गई, 11 बढ़ रही है इसमें, है ना, 11 एक्सप्रेस 11 की स्पीड ज़्यादा है इसमें। तो एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय भी पता लग गया, इतने घंटे लग रहा, ठीक, इसमें इतने घंटे लग रहा है समय, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार दिया उसने कि 1 घंटे का वो अंतर आ रहा है, उसमें 1 घंटे का अंतर आ रहा है, तो 132/x माइनस 132/x प्लस 11 तो बराबर 1। तो बस ये द्विघात समीकरण बनकर आ जाएगी, ये हल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब मैं आपको करा देता हूँ ये 11वां सवाल। अगर ये सवाल आपसे नहीं होता है तो फिर भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पता करके पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 11 हमारा इसका प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग, दो वर्ग दे रखे हैं उसने, दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना दे रखा है उसने, दो वर्ग है उनके क्षेत्रफलों का योग दे रखा है उसने 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर, इनका जो परिमाप है उनका अगर अंतर जो है, परिमापों का जो अंतर है वो अगर 24 है, ठीक, अगर वो 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी, तो इन दोनों वर्गों की भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर मैं कह दूं कि इस वर्ग की भुजा मेरी जो है x, ठीक, और इस वर्ग की भुजा मेरी क्या है y, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा x स्क्वायर, और इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा y स्क्वायर। तो दोनों का क्षेत्रफल तो उसने दे रखा है, ये दोनों का क्षेत्रफलों का योग उसने बता दिया 468। और परिमाप, परिमाप क्या होता है, चार भुजाओं का योग। क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, भुजा गुणा भुजा, भर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो भुजा गुणा भुजा, ठीक। तो एक भुजा ये है तो क्षेत्रफल ये आ गया एक्स स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा यानी एक्स गुणा एक्स, ठीक, तो एक्स स्क्वायर। तो अब परिमाप, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो चार भुजा का एक्स, 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया। तो परिमाप, परिमापों का अंतर बताया उसने, परिमापों का अंतर, तो परिमाप इसका कितना हो गया 4x और इसका कितना हो गया 4y, तो परिमापों का अंतर कितना 24, ठीक। तो इस करके जो है हमें दोनों भुजाएं बतानी है, दोनों भुजाएं हमें क्या करनी है, बतानी है, दोनों वर्गों की जो भुजाएं हमें बतानी है कि ये इस वर्ग की भुजा कितनी है और इस वर्ग की कितनी है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको करते हैं। तो मैंने लिख दिया, माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा, मैंने मान लिया पहले वर्ग की भुजा कितनी x मीटर है, ठीक। और जो दूसरा वर्ग मैंने बनाया था, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी y मीटर है, ये मैंने बनाया था वर्ग जो उनकी भुजा मान ली, ठीक। और पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फिर पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, तो ये कितना हो गया x गुणा x, तो कितना हो गया x स्क्वायर, पहले वर्ग का क्षेत्रफल तो ये हो गया।
अब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा गुणा भुजा, उसका भी क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा, बाई गुणा बाई, दूसरे वर्ग का ये था, ये दो इधर मैंने वर्ग बनाए थे, इसकी भुजा एक्स थी और इसकी मैंने बाई मानी थी। ठीक, तो अब उसने जो जो शर्त रखी उसके अनुसार पहले ये लिख लेते परिमाप। परिमाप क्या होगा, पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, परिमाप होता है हमारा वर्ग का 4 गुणा भुजा, तो कितना, पहले का हो गया 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 4y। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या बताया है उसने, प्रश्नानुसार है हमारा कि उसने बताया कि पहले जो वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक, दोनों का योग जो है हमारा कितना है, 468 है, 468 है। और इससे चलो मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। और दूसरी शर्त क्या बताई थी उसने कि दोनों के परिमापों का अंतर कितना है, कितना, दोनों के परिमापों का अंतर 24। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या 4 कॉमन ले लूँ और 4 से कट जाएगा, तो 4 से पूरी समीकरण को भाग दे दूँ, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 छम 24। ठीक, तो इसे मैंने क्या किया, समीकरण नाम दे दूँ मैं इसको 2, या ऐसे कर लूँ, यहाँ से x का या y का मान निकाल दूँ, तो मैं क्या कर दूँ, x का मान निकाल दूँ, तो क्या बन जाएगा ये हमारा, चलो x या y का किसी का भी निकाल दो, मैं x का निकाल दूँ, तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस 6। ठीक, y प्लस 6, तो यह समीकरण हमारी बन गई 2। ठीक, इसे मैंने समीकरण नाम दिया 2। तो ये जो है x का ये वाला जो मान है मैं कहाँ रख दूँ, समीकरण 1 में रख दूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 में रख दूँ, अब ये ऊपर का मैं मिटा दूँ, तो समीकरण 1 क्या हमारी है, तो यह मान रख दूंगा मैं समीकरण 1 में, किसका, x का, तो ये हो गया बाई प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया हमारा x की वैल्यू की जगह मैंने मान रख दिया, बराबर 468, बराबर 468 हमारा ये आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, तो a का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आप जानते होंगे ये, और समीकरण मिट गई, चलो कोई नहीं, समीकरण क्या थी हमारी वो, जो हमने वैल्यू ली थी, एक्स माइनस 6 था ये, तो हमने किसकी वैल्यू निकाली थी यहाँ से, एक्स की, तो ये हमारा था y प्लस 6। तो इस समीकरण को हम 2 थी हमने यहाँ रख लेते हैं, ये हमें काम देगी, अभी हमें ये काम देगी, यहाँ लिख लें हमने समीकरण 2। ठीक है, तो ये हमारा एक सूत्र होता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र होता है। तो यहाँ ये सूत्र लगा दिया मैंने, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 36 आ गया, प्लस 2ab, 2ab की गुणा करो बाई, क्योंकि 6 से करो 6 बाई, यार 2 से फिर करो 6 दूनी 12 बाई, 2ab प्लस बाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसको बाई और बाई कितना हो गया, 2 बाई स्क्वायर, और ये 12 बाई, ठीक है, और ये हमारा 36 है ना, ये इधर आ गया हमारा 468 माइनस का हो गया बराबर 0। ठीक,
तो अब इसमें से 468 में से हम 36 घटा दें तो ये बच जाएगा हमारा 2, ये 6 में से 3 गया 3 और ये 4, 432, ये आ गया हमारा माइनस का 432, माइनस का 432, तो ये 12y और ये 2y², ये पूरी समीकरण को हमारा 2 से भाग लग जाएगा इसको, ठीक। तो 2 से भाग लग जाएगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 एकम 2, समीकरण पूरी को 2 से भाग देते हैं, 2 छंग 12, ठीक। और ये 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 छंग 12, 216 आ गया। तो अब ये देखते हैं कि 216 के ऐसे 2 टुकड़े जिसे घटाने पर 6 आ जाए। तो ये हो गया हमारा, अगर मैं ऐसे कर दूं 18x माइनस 12x माइनस 216, 18 में से मैं 12 घटा दूं 6 बच जाएगा, और 18 और 12 की गुणा में कर दूं तो 216 आ जाएगा हमारा, ठीक। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन लिया y दोनों में से, और x लिखा गया है, y है ये, तो ये हमारा y बचा और ये प्लस 18, ठीक। और ये 12 यहाँ से लिया तो ये प्लस y और ये प्लस आ जाएगा, तो ये भी हमारा कितना 18 बच जाएगा, बराबर 0। दोनों ओर से मैंने y प्लस 18 लिया, तो इधर बचा y, इधर बचा माइनस 12, बराबर 0। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके बराबर भी मैंने 0 रख दिया, तो हो गया y बराबर माइनस 18। अब इसके बराबर भी मैंने 0 रख दिया, तो हो गया y बराबर 12, ठीक। तो अब जो है हम प्लस वाला लेंगे क्योंकि ये मान्य नहीं होगा, ऋणात्मक मान जो है। अब हमारा देखते हैं कि ये 12 आ गई इसकी, तो ये y का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, y के बराबर ये आ गया। अभी हमें ये पता नहीं लगा कि कौन से वर्ग की भुजा कितनी है, अभी एक की पता लगी तो दूसरे की कौन सा बड़ा, वो इसमें मान रख के पता लग गया। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रख देंगे तो ये आ गया y का मान हमारा, y प्लस 6 है तो y का मान 12 प्लस 6 बराबर 18। तो इसका मतलब बड़ी भुजा, बड़ा वर्ग ये हुआ हमारा, ठीक, बड़ा वर्ग ये हुआ। तो लिख देंगे अतः बड़े वर्ग की भुजा, अतः बड़े वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर। ये है बड़ा वर्ग, बड़े वर्ग की भुजा 18 मीटर, और छोटे वर्ग की भुजा 12 मीटर है। ये चीज़ हमें पता लग गया। तो ये प्रश्नावली अभी हमारी यहीं पर समाप्त हुई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी जो 4.4 प्रश्नावली है उसको हम इससे आगे की वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।